Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In today's session, we are going to discuss the interim budget of the year 2024, जो कि स्टूडेंट्स अभी जस्ट रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शी इज द निर्मला सीतारमन उन्होंने अभी रिसेंटली बच्चे पार्लियामेंट में और वी कैन से द लोकसभा में इस पर्टिकुलर बजट को प्रेजेंट किया है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉस द कॉन्स द एंटायर स्कीम्स क्या क्या इसमें लेके आए हैं, ऑल दोज थिंग्स. So before going into the further students, first we have to understand what is the meaning of budget. ओके बच्चे, बजट होता है आपका और एक आपका होता है इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, तो दो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है. एक हमारा होता है इकोनॉमिक सर्वे एंड द सेकंड वी हैव इज द बजट. ओके, सो आई एम राइटिंग द सर्वे एज वेल. बच्चे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में फर्क इतना है. अब जैसे कि आप कोई भी चीज है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप घर से बाहर निकलने से पहले क्या कहते हो, मम्मी मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, है ना. और कई बार जब आप घर वापस आते हो तब मम्मी को पता चलता है अच्छा आप कहीं गए भी थे, है ना. So the same goes to the budget and the economic survey as well, students. So economic survey का मतलब होता है जब सरकार अपने पैसे खर्च कर देती है, एट द एंड जो वो बताती है उसको कहते हैं आपका इकोनॉमिक सर्वे. कि पूरी एक साल में सरकार ने अपने पैसे कहाँ कहाँ किधर किधर खर्च किए, कहाँ से मिले, क्या हुआ, दैट इज द इकोनॉमिक सर्वे. मतलब घर आप आ रहे हो तब मम्मी को पता चल रहा है कि आप आ रहे हो वापस. सो दैट इज द इकोनॉमिक सर्वे. वेयर एज बजट का मतलब है पहले से आपने बता दिया कि मम्मी मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ. इट मीन्स द बजट. तो बजट का मतलब होता है स्टूडेंट कि बजट मीन्स इस साल, इस पूरे साल 2024 में सरकार कहाँ कहाँ अपने पैसे खर्च करेगी, कहाँ कहाँ से सरकार को पैसा मिलेगा, उसको कहा जाता है बजट. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट इज इकोनॉमिक सर्वे करने के बाद आता है और बजट करने से पहले निकाला जाता है. ओके, आई होप दैट इट्स क्लियर. द सेकेंड थिंग इज बच्चे, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपका हमेशा इट कम्स ऑन द लास्ट डे ऑफ, और वी कैन से द लास्ट वीक ऑफ जनवरी. ठीक है, जनवरी के आखिरी वीक में आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, हमेशा याद रखिएगा. और बजट जस्ट इसके बाद बच्चे 1 फरवरी को आपका बजट डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके, पता होने बहुत जरूरी है. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, मीन्स करने के बाद बताया जाता है. और कब निकलता है, द लास्ट वीक ऑफ द जनवरी. वेयर एज द बजट रेफर्स टू दी, जो आप करोगे पूरा आपने पहले से बता रखा है, आपने प्लान बता रखा है कि दिस इज योर प्लान, यहाँ से आपको पैसे आएंगे और वहां आपके पैसे जाएंगे. दैट इज द बजट जो कि आपका हर साल 1 फरवरी को और द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी बच्चे निकाला जाता है. Now, the important thing in this particular budget is, in this budget, we have the important term student, that is the interim budget. Now, what is the meaning of interim budget? Budget तो हमने समझ लिया कि budget क्या होता है. Now, what is the meaning of interim budget? Now, interim budget refers to the, ये बच्चे एक तरह का आपका, it is a kind of a special budget. It is a special budget जो कब निकलता है आपके, जब आपके election years होते हैं. हर इलेक्शन ईयर में, मतलब हर 4 साल बाद या कभी आपके बाई इलेक्शन हो गए तब इलेक्शन ईयर के टाइम पे जो आपका बजट निकाला जाता है उसे कहते हैं आपका इंटरिम बजट. इससे और डिटेल में आपको नहीं जाना. इफ यू फाइंड द ऑप्शन इंटरिम बजट मीन्स द बजट विच इज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर और द जनरल इलेक्शन ईयर इज कॉल्ड द इंटरिम बजट. ऑप्शन आए, जस्ट मेक इट अ टिक. ओके, जहां पे भी आपके इलेक्शन लिखे हो उसको. ओके, सो दैट इज द पॉइंट. नाउ लेट अस डिस्कस स्टूडेंट्स कि क्या क्या हमारे इसमें इकोनॉमिक सोशल डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इस पर्टिकुलर बजट के. So first going into the economic outlook. Okay, first we consider the economic outlook. So here we have the global economic growth expected to slow further. बच्चे, global economic growth क्या हुई है आपकी further? Slow down. स्लो डाउन हुई है हमारी 2024 में. विथ पोटेंशियल, पोटेंशियल है कि ये रिकवर कर सकती है बाई 2025, ऐसा है. बट अभी हाल फिलहाल में आपका जो इकोनॉमिक, जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, स्लो डाउन में जा रहा है. ओके, एंटायर वर्ल्ड का आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स हाईएस्ट स्लोवेस्ट द हाइलाइट्स स्लोवेस्ट ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इन द पास्ट 50 ईयर्स. बच्चे, 50 सालों से लगातार इस बार का सबसे स्लोवेस्ट ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ देखा गया है. किसने, वर्ल्ड बैंक ने भी. बिकॉज बच्चे, वर्ल्ड बैंक मीन्स पैसा. अब पैसा किससे कनेक्टेड होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्टेड होगा. तो जब आपके ट्रेड प्रॉपर नहीं चलेंगे, आपकी सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके जो है ये सब चीजें ढंग से नहीं चलेंगी, तो अल्टीमेटली पैसा भी नहीं आएगा. राइट, सो द सेम गोज टू दिस. नाउ द सेकंड वी हैव स्टूडेंट, दैट इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ इंक्लूड. अब बच्चे, कौन से आपके फैक्टर हैं जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट होती है. द फर्स्ट वी हैव दैट इज द मॉनेटरी टाइटनिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटनिंग बच्चे, टाइटनिंग का मतलब क्या होता है, कस लेना किसी भी चीज को, है ना, टाइटली. तो हमने क्या किया, हमने अपने पैसे को टाइटन कर लिया. टाइटन का मतलब ये होता है बेसिकली अपने फालतू एक्सपेंडिचर्स नहीं करने. एक्सपेंडिचर्स को क्या करना है, हमें अपना रिड्यूस करना है. मार्केट के अंदर में ज्यादा पैसा हमें फ्लो में नहीं निकालना है.
सेकेंड वी हैव इज द फिस्कल कंसोलिडेशन। बच्चे फिस्कल कंसोलिडेशन का केवल एक ही मतलब होता है आपका, फिस्कल कंसोलिडेशन मीन्स जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, मीन्स जो हमारे पास पैसा कम है, फिस्कल डेफिसिट उसको और कम करना। मीन्स कंसोलिडेशन मीन्स फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने नहीं देना है, कम करना है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी। फिस्कल मीन्स फाइनेंस, पैसे की कमी को हमें और कम करना है कि हमारे पास इन फ्यूचर पैसे की कमी बढ़े ना, कम होती रहे। ओके, प्लस स्टूडेंट्स वी आर आल्सो फेसिंग द, नॉट ओनली वी बट द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग द जियोपॉलिटिकल रिस्क। कभी किन्हीं देशों के बीच में लड़ाई होती है, कभी किसी के बीच में टेंशन और टसल बनी रहती है, सो दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम नाउअडेज। The next we have student that is the projected global economic growth। हाल फिलहाल में जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है दैट इज 3.1 इन 2024, जो कि बच्चे पास्ट ईयर से केवल 0.2% हायर है। इसका मतलब लास्ट ईयर हमारा कितना था? इट वाज 2.9%। ओके, केवल इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है आपका? हार्डली 0.2% हमारा इंक्रीज हुआ है। The next we have that is the challenges in the advanced economies. What are the challenges in the advanced economies? The first we have is the quantitative tightening impacts and the inflation above targets. Student, it is nothing but just the monetary tightening. Okay, monetary को ही आपका quantitative बोला जाता है majority of the times. Okay, so this is the problem we are facing in the economic outlook of the entire world, not only of India but the entire world. That is for the बच्चे overview एक तरीके से। Now let us come into the Indian economy. Let us come into our specific country, that is India. Now here we have students, that is the GDP growth हमारा कितना हुआ है? We have projected it to be 7.3%. ओके, इस बार जो हमारा है वो हमने इतना प्रोजेक्ट किया है कि इस बार हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना अचीव हो जाएगा? इट मस्ट बी ऑफ 7.3%। बच्चे गवर्नमेंट कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अपने एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। कैपिटल में एक्सपेंडिचर करना मीन्स कैपेक्स। कैपेक्स आपका जो बच्चे इंक्रीज हुआ है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का, वो कितना हुआ है? वाई ऑन वाई का मतलब होता है बच्चे ईयर ऑन ईयर बेसिस। वाई ओ वाई मीन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो दैट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज 31%, और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 43%। देन वी हैव स्टूडेंट्स द सेक्टोरल ग्रोथ। अलग अलग सेक्टर्स में कितनी कितनी हमारी ग्रोथ हुई है। सो माइनिंग में अगर आप देखें तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड द डिफरेंट डिफरेंट आपकी सर्विसेज जो है, वहां पे हमें थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट देखने का मौका मिला है, हल्का बहुत। देयर इज अ स्ट्रेंथ इन द माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे एक चीज को रियलाइज करोगे, अगर आप इंडिया का एक ट्रेंड देखोगे तो हमें पता चलेगा कि पूरा दुनिया किस तरीके से आपका बच्चे एक डेवलप इकोनॉमी बनती जाती है। धीरे धीरे कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है? पहले उस कंट्री में एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर से लोग जाते हैं इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री से देन फर्दर जाते हैं आपके सर्विस सेक्टर में, राइट। पहले इंडस्ट्री, पहले एग्रीकल्चर होता है, एग्रेरियन सोसाइटी होती है, देन धीरे धीरे करके कंट्रीज के अंदर मशीनरी उत्पादन से देन फर्दर लोग इंडस्ट्री में कन्वर्ट होता है, देन इंडस्ट्रीज के बाद में देन फर्दर आपका सर्विस सेक्टर जो होता है वो डेवलप होता है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज, वेदर इट्स यूएसए, यूके, इंग्लैंड, बच्चे भाई यूके हो गया हमारा, दैट इज कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, किसी भी देश को आप देखो सबके अंदर में यही हुआ है। बट इंडिया इज अगेन एक्सेप्शन, राइट। इंडिया हर जगह एक्सेप्शन रही है। जो इंडिया है बच्चे, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर में हमारा एग्रीकल्चर के बाद सेकंड हमने डायरेक्टली जंप कर लिया था सर्विस सेक्टर पे। तो इंडिया का आज भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बच्चे बहुत वीक है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है, और इसी वजह से हम ज्यादातर सामान कहाँ से लेते हैं? दूसरी कंट्री से, जिसमें आप देख सकते हैं द चाइना इज द मेजर कॉम्पिटिटर। और इसी वजह से हम इंडिया को आज के टाइम पे आत्मनिर्भर क्यों बना रहे हैं? बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन द स्टार्टअप्स। व्हाई द करंट गवर्नमेंट इज मोर फोकसिंग ऑन द स्टार्टअप्स? ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बच्चे चाइना को पीछे छोड़ सके, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट अपने खुद के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो। आज आप अपने घर में देखिए, हमारे घर में जितने भी सामान आते हैं वो सारे के सारे बच्चे आउटसाइड मेड हैं। दे आर नॉट मेड ऑफ इंडिया, दे आर नॉट मेड इन इंडिया। एक भी उनमें से ज्यादातर आपके मेड इन इंडिया नहीं होते। बट थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट, जो कि आपके हाल फिलहाल में इंपोर्ट्स पे थोड़ा सा उन्होंने बैन लगाया है मैन्युफैक्चरिंग पे, और अपनी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हम और एम्पावर कर रहे हैं। सो हियर वी कैन सी बच्चे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन तीनों के तीनों मोरलेस आपके इंडस्ट्रीज का पार्ट है, सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट है, जो कि इंडिया का बहुत वीक है। ओनली हार्डली 19% बच्चे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो हमें इसको अपस्केल करना है हाल फिलहाल में। द नेक्स्ट वी हैव द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स रिमेन सबड्यू, बच्चा अभी भी नॉर्मल ही है, स्लो डाउन में देखा जा रहा है इनको हाल फिलहाल में। ओके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हमारे हैं प्लस एक्सपोर्ट्स वगैरह जो चीजें हमारी, वो आज के टाइम पे भी स्लो डाउन में है। नाउ द इंडियाज ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 relies on the government expenditure, the potential agriculture growth, the private investment pickups.
तो बच्चे जो हमारा अगली साल का है द फाइनेंशियल ईयर 2025, इट डिपेंड्स ऑन वेयर द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इट्स मनी, सरकार अपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। हमारा एग्रीकल्चर, बिकॉज स्टिल इंडिया इज अ एग्रेरियन सोसाइटी बच्चे, आज भी हमारा सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 53% हमारी पॉपुलेशन अभी भी किसमें इन्वॉल्व है, हमारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। सो वी हैव टू अगेन फोकस ऑन दी एग्रीकल्चर, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री फॉर द एग्रीकल्चर। नेक्स्ट भी हाँ बच्चे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप्स। अब हमें स्टार्टअप स्टार्ट करने हैं, प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा सा अपना कुछ पर्टिकुलर शेयर देना है, चाहे वो हमारा रेलवे हो हमारा। बच्चे अब इसरो के भी काम थोड़े से आसान कर दिए गए हैं, प्राइवेट को उसमें एंट्री देनी स्टार्ट कर दी गई है, अगर आपने रिसेंटली न्यूज पढ़ी होंगी तो। राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री राइट नाउ। नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज अ की टैक्स एंड रेगुलेटरी प्रपोजल्स, जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं। तो इनकम टैक्स में एज सच कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है, देयर इज नो चेंज इन द टैक्स रेट में कोई भी एज सच चेंज नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ द टैक्स हॉलिडे फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स। नाउ हियर वी हैव द इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स, दैट इज द टैक्स हॉलिडे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलिडे, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि टैक्स हॉलिडे का मतलब क्या है। बच्चे हॉलिडे का मतलब होता है आपका एक तरीके से छुट्टी, जो हम कहते हैं ना हॉलिडे मीन्स ऑफ, जो हम कह देते हैं आज तो हमारा ऑफ है, आज तो हमारी हॉलिडे है। नाउ ऑफ मीन्स खत्म हो जाना। सेम तरीके से बच्चे आपका कुछ पर्टिकुलर स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स या तो बहुत कम कर दिया है, या तो बहुत ही मिनिमल कर दिया है उन्होंने, या फिर उसको एब्सोल्युटली खत्म कर दिया है। दैट रेफर्स टू द टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे का मतलब है या तो आपके टैक्स में बहुत ही ज्यादा कम कर देना आपके टैक्सेस को, या फिर टैक्स को कंप्लीटली खत्म कर देना। इट रेफर्स टू द टैक्स holiday. The next we have students, that is the GIFT IFSC. Now let us understand what does that mean. GIFT IFSC sunset period extended to 31st March 2025. Now here we have the two term students, GIFT and IFSC. Please आप भले इसको समझें या ना समझें, but please make sure to understand the full form of both the terms, GIFT and IFSC. GIFT बच्चे, now what does that mean? हमें लग रहा होगा कोई गिफ्ट मिलने वाली है, इसका मतलब है बच्चे आपका इट रेफर्स टू द गुजरात, हमारा गुजरात तो गायब ही हो गया थोड़े से, ओके। इट रेफर्स टू द बच्चे गुजरात इंटरनेशनल, वेट अ मिनट, ओके, गुजरात इंटरनेशनल बच्चे फाइनेंस टेक सिटी। फाइनेंस इट्स बच्चे नॉट सिक्योरिटी, इट्स द टेक सिटी, फाइनेंस टेक सिटी। तो बच्चे गुजरात के अंदर में आपका एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है बेसिकली, दैट इज द गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। टेक सिटी बच्चे मतलब गुजरात के अंदर में एक पर्टिकुलर आपका एरिया है, दैट इज द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी? लेट अस राइट डाउन विद दिस, आईएफएससी इट रेफर्स टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बच्चे, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। तो बच्चे ये दोनों आपके एक हैं, गिफ्ट आईएफएससी, ओके, द गिफ्ट आईएफएससी दैट रेफर्स टू द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, एंड द आईएफएससी मींस द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। इट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बच्चे, ये क्या है आपका, इट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका आपका जो पीरियड है वो कहां तक बढ़ा दिया गया है आपका, फर्दर इट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू द 31st March 2025. The next we have बच्चे, that is a faceless scheme deadline extended till 31 March 2025. जो हमारा फेसलेस स्कीम है। अब बच्चे फेसलेस का मतलब क्या होता है, अगेन वर्ड को समझोगे तो सारी चीज समझ में आएंगी। फेसलेस का मतलब है जब कभी भी आप कोई काम करते हैं बच्चे, तो आप अलग अलग ऑफिसर्स के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों को, किसी को आपने अपना फॉर्म भरा, फिर उस फॉर्म पे आप साइन करवाने जाते हैं, फिर आप कहीं और उसको डिपॉजिट कराने जाते हैं, फिर आप बैंक के साइड में जाते हैं, उनसे एक स्टैंप लगवाते हैं, देन अल्टीमेटली आप एक इंसान को देते हैं, राइट। तो यू सी लॉट ऑफ फेसेस, आप कई लोगों के फेसेस को देखते हुए अपने काम को फुलफिल करते हो, अपने टास्क को कंप्लीट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो वहां पे एक इंसान बैठा रहता है, देन वो बोलते कहीं और जाओ, मतलब मल्टीपल फेसेस। एक काम को करने के लिए आपको मल्टीपल लोगों को देखना पड़ता है, मल्टीपल लोगों से आपको काम अपने करवाने पड़ते हैं। तो अब बेसिकली आपका काम, आपकी स्कीम्स को बच्चे और इजी बनाने के लिए, ताकि एटलीस्ट आपका टाइम भी कम वेस्ट हो, आपके रिसोर्सेज भी कम वेस्ट हो बच्चे, पेट्रोल लगता है, आपका एफर्ट्स लगते हैं, राइट, सारी चीजें लगती हैं, तो टाइम बचाने के लिए, रिसोर्सेज बचाने के लिए, और ताकि सिस्टम में कोई भी बच्चे फ्रॉड ना हो, कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी आपका पैसा ना खाए, कोई करप्शन ना हो, इसके चलते में आपकी अब कैसी स्कीम्स निकाली गई है, दैट इज द फेसलेस स्कीम्स। ओके, फेसलेस स्कीम्स का मतलब होता है बच्चे टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आपकी बढ़ाई गई है इसमें,
एफिशिएंसी बढ़ाई गई है, अब कम लोगों से मिलेंगे तो एक जगह पर ही काम हो जाएगा। प्लस बच्चे जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ाई गई है। तो फेसलेस स्कीम्स का मतलब होता है आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। तो अब इतना आसान काम नहीं है स्टूडेंट, बिकॉज इंडिया इज क्वाइट डाइवर्स, राइट? इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। देन इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो ऑब्वियस सी बात है हमें टाइम लगेगा चीजों को करने के लिए। तो इस वजह से इसका टाइम अभी हाल फिलहाल में 31 मार्च 2025 तक में इंक्रीज कर दिया गया है। ओके, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। मूविंग टू द थर्ड बच्चे, दैट इज अगेन द सिंपल वन, टैक्स डिमांड जो आपके हैं दैट इज फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कर दिए गए हैं। The next coming to the next one students, that is the GST. Now the ISD provisions revamped. Revamped का मतलब होता है बच्चे increase कर देना एक तरीके से। Now ISD means again you just have to understand the full forms. कि कई बार हमारे जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, मीन्स कम डिफिकल्ट एग्जाम्स जो होते हैं, उनमें कई बार आपके ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे, वहां पे केवल आपके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, जैसे द फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट, full form of IFSC. So the next we have बच्चे ISD. Now what does that mean? It refers to the input service distributor. ओके बच्चे, इसको आपका क्या किया गया, इसके विजन को, इसके प्रोविजन को और भी ज्यादा रिवैम्प्ड कर दिया गया है। ओके, देन वी हैव द पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस बाय मैन्युफैक्चरर अंडर द स्पेशल प्रोसीजर्स बच्चे। पेनल्टी लगा दी गई है जो आपकी चीजों को कंप्लाई नहीं करेगा, कंप्लाई मीन्स मानेगा नहीं। ओके, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी अब से। नो सब्सटेंसिव टैक्स और द रेट रिलेटेड चार्जेस अनाउंस, कोई भी एसेट बच्चे सब्सटेंसिव चार्जेस और रेट रिलेटेड चेंजेस आपके इंट्रोड्यूस नहीं किए गए, उनमें कुछ भी अभी तक में हाल फिलहाल में सरकार ने कुछ नहीं बोला है। The next we have the regulatory बच्चे, क्या क्या आपके regulations आए हैं। Proposals for the 1 trillion corpus for the investment free loans in the sunrise sector। बच्चे sunrise sector का मतलब क्या होता है, उगता हुआ सूरज। सनराइज मीन्स उगता हुआ सूरज, मीन्स जो भी आपके न्यू स्टार्टअप्स हैं, बेसिकली हमारे जितने भी हमारे अभी हाल फिलहाल के सनराइज है, मीन्स जिनमें आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कल को वो हमें उभरता हुआ दिखेगा, उनमें बेसिकली आपके क्या किए, फ्री लोन प्रोवाइड कराए गए हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब उनपे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर आप उनसे लोन लेंगे तो उस पर कोई आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। द न्यू स्कीम्स फॉर द डीप टेक डिफेंस एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट आजकल अगर हम देखें अपनी एक चीज को, तो हमारे जो नेबर्स के साथ हमारा एक रिलेशनशिप रहा है हमेशा, एक तो हमारा परमानेंट बच्चे एनिमी है ही है एक तरीके से, दैट इज पाकिस्तान। एंड नाउ वी आर ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम चाइना ऑल्सो, राइट बच्चे, उसके इन्फ्लुएंस से थोड़ा बहुत नेपाल भी आ जाता है कभी कभार। So we are facing the problems. We are having a continuous tussle with Pakistan, China, and more or less with Nepal. Just ignore the Nepal for a point. Just consider the Pakistan and China. तो स्टूडेंट ऐसे अभी हमारा गलवान वैली में हाल फिलहाल बच्चे, गलवान में हमारे लद्दाख का जो गलवान पार्ट है, वहां पे इंडिया और चाइना का अच्छा खासा फेस ऑफ हुआ, राइट कुछ सर्टेन पीरियड के लिए ही हुआ था, हार्डली 15 to 20 मिनट्स का वो टसल चला, जिसके चलते आज कंट्रीज के बीच में बहुत ही ज्यादा टेंशन बन चुकी है। तो बच्चे हमें अपने डिफेंस पे फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। वी हैव टू फोकस अ लॉट ऑन आवर डिफेंस। हमें डिफेंस में, चाइना का डिफेंस हमसे बच्चे ऑलमोस्ट 15 गुना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो वी हैव टू बी विद देयर वन। ओके, हमें उनकी पेस से पेस मिला के चलना है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू वर्क ऑन द डीप टेक डिफेंस। हमें अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने हैं अपने डिफेंस के अंदर में, right? So that is the major priority of the government this time. The bilateral investment treaties to encourage the sustained foreign investment. बच्चे हमें एक bilateral investment करनी है। bilateral means दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। ओके, यूनि का मतलब होता है सिंगल, बाई मीन्स टू, ओके, बाइलेटरल एंड ट्राइलेटरल मीन्स तीन, राइट? सो बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट, दोनों साइड से इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है बच्चे, ताकि हमारे कंट्री के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहे। ओके, बाहर से हमारे कंट्री में पैसा आए, बाहर के लोग हमारे देश में पैसा लगाएं, चाहे वो एमएनसीज के थ्रू लगाएं, चाहे वो सर्विसेज के थ्रू लगाएं, जैसे बच्चा आपका अमेजन है हमारे पास में, वी हैव दी, हमारे पास गुची है बच्चे, राइट? अलग अलग चीजों में हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्लस अदर देन दिस वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, राइट? अभी टेस्ला बात कर रहा है अपने प्लांट लगाने की इंडिया के अंदर में, तो व्हाट इज दैट? इट इज जस्ट अ बच्चे द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी इन आवर कंट्री, तो दैट इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बच्चे हमारे अल्टीमेटली ट्रेड में हेल्प करता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और हमसे अब यूएस बोल रहे हैं मेरे को पैसे दो, अब यूएसए को हम पैसे रुपए में तो देंगे नहीं, वी कैन नॉट पे देम इन रुपीज, किलो ले लो इंडियन रुपीज, दे विल डेफिनेटली आस्क इन डॉलर। तो राइट, हमारे पास में उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी होनी बहुत जरूरी है, राइट? द नेक्स्ट वी हैव बच्चे, दैट इज द वाइबिलिटी गैप फंडिंग फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी एंड इनिशिएटिव फॉर द नेट जीरो कमिटमेंट। The next we have बच्चे, we have to focus a lot. The government is focusing a lot on the renewable energy बच्चे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें आपका विंड आता है, सोलर है, हमारे पास टाइडल है, जियोथर्मल है, राइट? गवर्नमेंट इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, बिकॉज बाय द ईयर 2070 में बच्चे हम लोगों ने एक प्लेज लिया है, एक बेसिकली हमारे अभी जो
COP26 हुआ था उस टाइम पे। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने भी बच्चे वहां पे पंचमृत जो थे वो बोले थे कि किस तरीके से हम बाय 2070 इंडिया विल बी अ नेट जीरो कंट्री। बच्चे नेट जीरो का मतलब है हमारी कंट्री से कार्बन एमिशन ऑलमोस्ट नेट जीरो हो जाएगा, इट विल बी जीरो। जितना हम प्रोड्यूस करेंगे हम उतने को ही कैप्चर भी कर लेंगे, तो जितना गया और जितना आया इट विल शुड बी जीरो। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट है बच्चे बाय द ईयर 2070। ओके, एंड ऑलमोस्ट 70% अचीव करना बाय द ईयर 2045। दिस इज आवर टारगेट, लेट्स सी हाउ मच वी विल अचीव। Now moving to the next students, for the examination point of view, what is most important is कि कौन सी मिनिस्ट्रीज में सरकार ने कितना कितना जो बजट एलोकेशन है वो किया है। ओके, जो अपने पैसे हैं सरकार के पास में उसको उन्होंने कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाने के लिए बात की गई है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जो हमारी दिस वन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो किसको जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जा रहा है, फॉलोड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेकेंड नंबर। द थर्ड वी हैव बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। स्टूडेंट्स ये आपसे कई बार असेंडिंग डिसेंडिंग द लो टू हाई और हाई टू लो, ये कई बार ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं और कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इन द इंटरिम बजट ऑफ 2024 द गवर्नमेंट अलोकेट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन विच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। तो वहां पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बच्चे सबसे ज्यादा पैसा सरकार ने अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लगाया है, बात की है। सेकेंड लगेगा हमारा पैसा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में। तीसरा लगेगा बच्चे दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। Number one, defense. Number two, transport and highways. Number three is railway. Next we have बच्चे that is the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Fourth number पे हमारा आता है। Fifth पे हमारा आता है that is the Ministry of Home Affairs. Sixth we have that is the Ministry of Rural Development. Seventh we have the Ministry of Chemical and Fertilizers. And the eighth we have the Ministry of Communication. Further और भी हैं बच्चे, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है वो ये तीन टॉप थ्री हैं। ओके, these top threes are most important one: the Ministry of Defense, road and transport, the road transport and highways, and the railways. These are the most important ones. Now looking into the next one, say that is the allocation to the major schemes. अब कौन सी schemes में सरकार सबसे ज्यादा पैसा अपना लगा रही है। Now let us understand बच्चे, let us compare it also कि 2023 में कितना लगाया लास्ट ईयर बजट में और इस वाले बजट में कितना लगाया जा रहा है। बच्चे सबसे ज्यादा पैसा जो हमारा लग रहा है दैट इज इन दी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा बच्चे। ओके, सबसे ज्यादा पैसा सरकार मनरेगा में लगा रही है और लास्ट ईयर भी सरकार ने मनरेगा में बहुत पैसा लगाया था। दैट वाज 60,000 बच्चे, 60,000 लाख करोड़ रुपीस जो थे आपके, 60,000 करोड़ रुपए हमारे किसमें गए थे लास्ट ईयर, मनरेगा में गए थे। और इस बार और 26,000 और बढ़ा दिए गए बच्चे, 26,000 करोड़ और बढ़ा दिए हैं इन दिस पर्टिकुलर वन। 86,000 करोड़ पैसे मनरेगा में लग रहे हैं, फॉलोड बाय द आयुष्मान भारत बच्चे। आयुष्मान भारत जो हमारा हेल्थ के लिए होता है, आयुष्मान भारत। द थर्ड वी हैव दैट इज द PIIS, दैट इज द प्रोडक्शन PLIS बच्चे, PLIs। ओके, दैट इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में। दीज आर द टॉप थ्री। ये तीन भी जानने बहुत जरूरी है कि कौन से हमारे तीन इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जहां सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है। Number one, that is the मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, followed by the आयुष्मान भारत and the PLIs. This is very important students, PLIs. Okay, बाकी आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट टॉप थ्री दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रेलवेज, और वहां पे हमारा बच्चा आता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आयुष्मान भारत एंड द PLIs। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दैट इज द कौन सी वेलफेयर स्कीम्स की सरकार ने बात की है इस बजट के अंदर में, इस इंटरिम बजट में सरकार ने कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बात की है। सो द फर्स्ट वी हैव बच्चे दैट इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है आपको केवल मतलब जानना है, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा ये क्या क्या थे इसके अंदर में, डायरेक्टली आपको स्कीम्स के नाम आएंगे। ओके, सो द फर्स्ट वी हैव बच्चे दैट इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचाना, डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचाना अंडर दी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है बच्चे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब क्या है, डायरेक्टली आपके पैसे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अब पहले क्या होता था, आपको पैसे लेने जाना पड़ता था, ठीक है, खाते में आपके पैसे नहीं आते थे, अब डायरेक्टली पैसे आपके खाते में डाल दिए जाएंगे ताकि बीच में कोई भी इंसान करप्शन ना कर ले। ओके, मतलब सरकार आपको 100 रुपए दे रही है पर आपके पास तो पहुंच रहा है खाली 16 रुपए, नहीं, अब अगर सरकार 100 रुपए देगी तो आपके पास में 100 रुपए ही पहुंचेंगे। सो दैट इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। Second, we have बच्चे that is the
पीएम स्वनिधि योजना मीन्स प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मतलब है, अब स्वनिधि में बच्चे आपका स्व एक वर्ड है, SNV। एस का मतलब है बच्चे दैट इज द स्ट्रीट, एंड वी रेफर्स टू द वेंडर। जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो आपके सामान बेचते हैं सड़कों पे, उनके लिए ये स्कीम निकाली गई है आपकी, दैट इज द पीएम स्वनिधि योजना। ओके, बस केवल आपको याद रखना है किस किस के लिए निकाली गई है बच्चे। नाउ स्ट्रीट वेंडर तो ऑब्वियसली बात है कहाँ के लिए, आपकी मेजोरिटी अर्बन एरियाज के लिए है। ओके, दैट इज फॉर द अर्बन एरियाज। द नेक्स्ट वी हैव बच्चे दैट इज द प्रधानमंत्री जन मन योजना। द नेक्स्ट वी हैव इज द प्रधानमंत्री जन मन योजना। बच्चे जन मन किसके लिए है? जनता का मन। दिस इज फॉर द ट्राइबल पीपल। बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कुछ कुछ चीजें केवल बेसिक बेसिक याद रखनी है। प्रधानमंत्री जनधन सॉरी बच्चे जनमन योजना किसके लिए आपके? दैट इज फॉर द ट्राइबल पीपल। द नेक्स्ट वी हैव बच्चे दैट इज द विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा बच्चे, विश्वकर्मा जो आपके थे दैट ही वाज, विश्वकर्मा इज नोन एज द गॉड ऑफ आर्टिसंस। ठीक है, जो आपके मूर्तिकार वाले लोग होते हैं, जो आपके बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं, आर्टिसंस जो आपके बेसिकली होते हैं, जो आपके क्राफ्ट का काम करते हैं, आर्टिसन का काम करते हैं, इन लोगों के लिए, इनके जो भगवान माने जाते हैं, जिनको ये पूजा करके अपने काम स्टार्ट करते हैं, उनको बच्चे विश्वकर्मा कहते हैं। ओके, विश्वकर्मा इज द गॉड ऑफ आर्टिसंस क्राफ्ट पीपल। तो जो विश्वकर्मा योजना है वो आपके किसके लिए है? दिस योजना, दिस स्कीम इज फॉर द आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट पीपल। ओके, द नेक्स्ट वी हैव बच्चे दैट इज अ पीएम आवास योजना। आवास का मतलब क्या होता है? आवास हम कहते हैं ना, आओ हमारे घर में आवास रखो। आवास का मतलब होता है बच्चे रहना। Okay, so the next we have and the last scheme in this particular interim budget, it was the PM Awas Yojana ग्रामीण। बच्चे दो होते हैं आपके, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। शहरी मीन्स अर्बन, सो वन इज रूरल एंड वन इज अर्बन। बच्चे इसमें बात हुई है आपके ग्रामीण, ग्रामीण मीन्स रूरल के बारे में बात हुई है। इसमें बात होती है बच्चे आवास योजना का मतलब होता है आपके एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना। इट टॉक्स अबाउट द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों को सही करना, पानी की सुविधा पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी देना थोड़े बहुत लोगों को आपके, ताकि औरतें अपने बच्चे चूल्हे पे खाना ना बनाए, उन्हें एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल कराना। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द पीएम आवास योजना। उनके लिए घर कंस्ट्रक्ट करना, जिनके घर अच्छे नहीं है उनके लिए। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द umbrella scheme that is the PM Awas Yojana. I hope that it's clear to everyone बच्चे that what is the PM Awas Yojana. This is for the ग्रामीण बच्चे, गांव के लोगों के लिए। Now the next and the most important topic we have student for this one is for you to understand is last budget में बात की गई थी आपके अमृत काल को लेके बच्चे। लास्ट बजट में 2023 में जो हमारा बजट पेश हुआ था, 2023 प्लस 2024 के लिए जो बजट आपका आया था बच्चे, उसमें बात हुई थी आपके अमृत काल की। अमृत काल मीन्स आपके अमृत काल में 7 चीजों को उसमें बोला गया था। अमृत आपके बच्चे 7 चीजें होती हैं। ओके, सो दैट वाज फॉर द 2023 टू 2024। ये आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको टर्म पता होना चाहिए कि अमृत काल कौन से बजट में बोला गया था। सो दैट वाज इन द ईयर 2023 एंड 2024। बच्चे इस वाले बजट के लिए क्या टर्म यूज किया गया आपका? दैट इज अ कर्तव्य काल। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है, दैट इज अ कर्तव्य काल, और उसमें बच्चे आपके ये स्कीम्स आई हैं। ओके, इन दिस वन वी हैव द 4 पिलर्स बच्चे। पहले वाले में हमारे 7 पिलर्स थे अमृत काल में, अब कर्तव्य काल में हमारे 4 पिलर्स हैं। और 4 पिलर्स मीन जहां पे हमें फोकस करना है बच्चे। 4 पिलर्स वेयर द गवर्नमेंट हैज टू फोकस, गवर्नमेंट का मेन फोकस जहां पे होगा, दे आर द ज्ञान। क्या है बच्चे वो आपके? ज्ञान है ना। हु आर ज्ञान? लेट अस अंडरस्टैंड। G stands for बच्चे गरीब, G stands for गरीब। ओके, Y stands for आपका युवा, युवा मीन्स द यूथ ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का मेन फोकस ये 4 लोग रहेंगे बच्चे, ज्ञान। 4 लोग रहेंगे हमारे सरकार का मेन फोकस, इस बजट का मेन फोकस केवल ये 4 लोग हैं। बाकियों का भी है बट मेनली ये 4 हैं। पहले कौन है हमारे? गरीब मीन्स पुअर पीपल ऑफ आवर कंट्री। सेकंड वी हैव बच्चे वाई रेफर्स टू द युवा, युवा मीन्स द यूथ ऑफ आवर कंट्री। ए फॉर द अन्नदाता मीन्स एग्रीकल्चर वाले फार्मर्स जो हमारे हैं, जो हमें खाना देते हैं, अन्न देते हैं हमें। एंड एन फॉर द नारी मीन्स द वुमेन। So these 4 will be the 4 pillars of the government for this interim budget. ओके बच्चे, तो प्लीज याद रखिएगा, हम अमृत काल से ट्रांसफर हो चुके हैं कर्तव्य काल में। पहले हम कह रहे थे अमृत काल करना है, जहां पे हमारा रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये हमारे 7 पिलर थे लास्ट ईयर। इस बार हमने 7 पिलर पे फोकस ना करके 4 पिलर्स पर फोकस किया है, दैट इज द आपके गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये बच्चे हमारे 4 हैं अंडर द
कर्तव्य काल। अब सवाल ये आपके लिए आ सकता है कि जो आपके ज्ञान है वो कौन से काल में बोले गए थे। ना ऑप्शन विल बी अमृत काल या बच्चे कर्तव्य काल, अब कहीं पता चले कलयुगी बोल दे वो लोग, है ना, कुछ भी आपके लिए आ सकता है। तो यू शुड नो दैट इट इज द पार्ट ऑफ द कर्तव्य काल, कि आपका कर्तव्य है गरीबों को अपलिफ्ट करना, युवा को सही डायरेक्शन देना, अन्नदाताओं की रिस्पेक्ट करना, वुमेन्स को और एम्पावर करना, ये हमारे कर्तव्य हैं। हमारे बच्चे क्या है, ये कर्तव्य, कर्तव्य मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी, दीज आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है इन लोगों के प्रति। सो दीज आर द फोर मेजर पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट दिस ईयर, जो बच्चे आपके फोकस पिलर रहेंगे सरकार के इस साल के। आई होप कि मैं अपने पर्टिकुलर बच्चे इस छोटे से टाइम में आपको अच्छे से इस बजट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाई हूँ। मेन फोकस केवल आपका रहेगा कि सरकार ने कौन सी मिनिस्ट्रीज पे फोकस किया है, सरकार ने कौन सी स्कीम्स पे फोकस किया है, और इस काल का नाम क्या है। ओके, दैट इज द कर्तव्य काल। और क्या किस पर फोकस है बच्चे, द फोकस इज ऑन ज्ञान। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड बच्चे ऑल्सो दिस इज एन इंटरिम बजट, ये हमारा रियल बजट नहीं है। जब सरकार वापस से इलेक्शंस में आएगी, इलेक्शन में जब सरकार जीत के फिर वापस से आपके आएगी, तो आपका एक नया जो बजट है वो पेश किया जाएगा। देन अगेन द नॉर्थ ईस्ट पीएससी टीम इज ऑलवेज विद यू। हम अगेन आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर में। टिल देन स्टूडेंट्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद नॉर्थ ईस्ट पीएससी एंड प्लीज like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. We will meet you in the next such kind of videos. Thank you so much, student.